हाँ जी, वेलकम बैक टू ज़ेन स्टडी। तो हमारी ज़ेन स्टडी की टीम लेकर आई है रिवीजन थ्रू पीवाईक्यूज, जिसमें मैं डील करने वाली हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेगमेंट से, यानी पिछले 10 सालों में 2013 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस आए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, मैं वो इस स्लाइड में सॉल्व करने वाली हूँ। तो ये जो एमसीक्यूज हैं, जो पीवाईक्यूज हैं, हमें सॉल्व करने से कुछ बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि हमारी जो इंट्यूटिव कैपेसिटी है वो डेवलप होगी। हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पर हमें अपनी फैक्चुअल नॉलेज यूज करनी है, कहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग काम आएगी, कहाँ पर हमारा एलिमिनेशन मेथड काम आएगा। तो इससे क्या होगा, हम एग्जाम प्रिपरेशन मोड में आ जाएंगे। दूसरा बेनिफिट हमें ये होगा कि हमें पता लग जाएगा कि पिछले कुछ सालों में कहाँ से किस सेगमेंट से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे उसकी रिवीजन करना। तीसरा जो हमारा सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि हम पीवाईक्यू सॉल्व करने से हमारी जो साथ के साथ उन टॉपिक्स की रिवीजन होती चली जाएगी। तो मैं 2013 के क्वेश्चंस देख रही थी, उसमें मुझे दिखा कि 2013 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो फैक्चुअल है नेचर में, सिंगल स्टेटमेंट वाले हैं और काफ़ी हद तक हमारी उसमें रिकॉलिंग जो पावर है वो यूज़ होगी। तो उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम डील करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर। तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पूछा गया है कि 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए जो इलेक्शंस हुए थे वो कैसे हुए थे। पहला है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस। तो प्रोविंसेस जहाँ जहाँ पर भी वर्ड आ रहा है आपको समझ लेना है कि स्टेट की बात हो रही है। तो आज के जो हमारे स्टेट हैं वही हमारे उस टाइम के प्रोविंसेस हैं, मोर और लेस, नॉट ज्योग्राफिकली बट यस पॉलिटिकली। तो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ प्रोविंसेस, यानी कि लोगों ने डायरेक्टली चूज किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। दूसरा ऑप्शन है हमारा नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी या फिर मुस्लिम लीग ने उसे क्या किया था, नॉमिनेट किया था। तीसरा हमारा ऑप्शन है इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, या जो हमारी हम प्रोविंसेस की जगह यूज कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो उस टाइम पे जो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी उन्होंने इलेक्ट किया था। चौथा हमारा ऑप्शन है सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टीज इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था, उन्होंने सिलेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर्स को। तो क्या ऐसा था? नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, है इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। कैसे? जब भी हम 1946 के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं हमारे दिमाग में दो चीज़ें क्लिक होनी चाहिए। पहला, लिमिटेड फ्रेंचाइज, यानी सभी को अधिकार नहीं था कि वो मेंबर्स को चूज कर सकें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। जैसे आज हमारा है कि हम हमारा क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी कि जो भी 18 साल से ऊपर है वो चूज कर सकता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है या वोट दे सकता है। पर उस टाइम पे ऐसा नहीं था, तो लिमिटेड थी फ्रेंचाइज, यानी सभी को अधिकार नहीं है। दूसरा जो हमारा कीवर्ड है वो है इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे कि इनडायरेक्ट हमारा अभी कौन इलेक्शन होता है, हमारा प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। तो उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स चूज किए गए हैं उनका भी क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो दो वर्ड कौन से हो गए हमारे, लिमिटेड फ्रेंचाइज और दूसरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो यहीं से हमारा जो ऑप्शन है वो निकल के आ जाता है सी, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली जहां पर वर्ड आ गया वहां पर वो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नॉमिनेशन का कोई चक्कर नहीं था, तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन भी चला गया। अब क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो थी वो इंडियन नेशनलिस्ट को दे दी थी कि आपका ये टास्क है जो भी आपको करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे भी बनानी है। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफेरेंस थी, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ से चला गया। बचता है हमारा सी ऑप्शन, दैट इज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं पहले इसकी। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। मैंने आपको बता दिया कि उस टाइम पे सबको अधिकार नहीं था वोट देने का, तो ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइज से इलेक्ट नहीं हुआ था। इन द विंटर ऑफ 1945-46 प्रोविंशियल इलेक्शंस वर हेल्ड इन इंडिया। अब यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट रहता है द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर देन चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये जो सोर्स है, ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली कहाँ से उठाया गया है, वो हमारी 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है पार्ट 3 जो है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, वहाँ से, और चैप्टर का नाम है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो है हमारा डायरेक्टली उठाया गया है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। पहला क्या है, इन जुलाई 1946 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड फ्रेंचाइज। जैसे मैंने आपको बताया हमारा पहला कीवर्ड, ऑल द सेक्शंस फाउंड एक्सप्रेशन इन द असेंबली, यानी कि हर एक तबके से, सोसाइटी के हर एक तबके से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव लिया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। पहला, टोटल जो ओरिजिनल मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कितने थे, 389। अब उसमें इलेक्टेड कितने हैं, 296। और इलेक्टेड जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से
वहाँ से हैं 292, और जो बाकी हमारे 4 ऐसे प्रोविंसेस हैं जिसपे चीफ कमिश्नर का रूल हुआ करता था वो थे हमारे 4, और बाकी के बच्चे हमारे प्रिंसली स्टेट से 93। तो ये हमारे ओरिजिनल मेंबर से कितने 389। अब एक बात समझ लीजिए कि जो ब्रिटिश इंडिया का जो डिवीजन था वो इस तरह से था। तो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर में 2 पार्ट्स है, पहला है प्रिंसली स्टेट जिसपे क्या है मोर और लेस ऑटोनोमस रूल है किसका, प्रिंसेस का, तो हमारे प्रिंसली स्टेट है, और दूसरा क्या है ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। अब ब्रिटिश इंडियन एम्पायर में भी 2 पार्ट्स हैं हमारे, पहला है हमारा जैसे मैंने आपको बताया चीफ कमिश्नर के जो प्रोविंसेस हैं, यानी कि इसे शॉर्ट में हम सीसीपी लिख देते हैं, और जो बाकी हैं हमारे प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, पीए, इसे शॉर्ट में हम पीए लिख सकते हैं। तो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के भी 2 डिवीजन्स हैं। तो इस तरह से हमारा क्या है, ये ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का डिवीजन। तो ये तो हो गई और फैक्ट की बात। और अगर मैं बात करूं तो इंटरिम गवर्नमेंट वाज फाउंड आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो समझिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के उस टाइम पे 2 वर्क थे। पहला क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव या लॉ मेकिंग फंक्शन है वो भी किसका काम है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम है। और दूसरा क्या है, जो कि कौन करती है, एक इंटरिम गवर्नमेंट करती है। तो इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट को कहाँ से चूज किया गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ही चूज किया गया है। और जो मुस्लिम लीग है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का तो पार्ट नहीं बनती है, पर किसका पार्ट बनती है, इंटरिम गवर्नमेंट का पार्ट बनती है। और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वर्क है, फंक्शन है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। तो मुस्लिम लीग ने जब अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया, तो हमारे पास जो 389 थे मेंबर्स, उसमें से ओरिजिनल जो थे उसमें से हमारे सिर्फ कौन से रह जाते हैं, 299 मेंबर्स रह जाते हैं। अब इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 की। उस टाइम पे जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे वो हमारे थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद जब इलेक्शन होता है तो हमारे प्रेसिडेंट बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र हैं हमारे BN राव, जिनका क्या काम था कि दुनिया भर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनको छाना जाए, उसके जो प्रोविजंस हैं वो पढ़े जाएं और उनको किस तरह से इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ढाला जाए। अब चेयरमैन हम जानते हैं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो थे भीमराव रामजी अंबेडकर। अब क्या था एम, द एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं, वो नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और उसको पास कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को इसे पास करके। और ये जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो आगे चल के हमारा प्रीएम्बल बनता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे हम इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। अब आ जाइए हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा पेजेंट मूवमेंट से रिलेटेड। तो क्या है, द डिमांड फॉर द तेभागा पेजेंट मूवमेंट इन बंगाल was for, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3। तो सेकंड ऑप्शन है द ग्रांट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड टू पेजेंट्स एज दे वर द एक्चुअल कल्टिवेटर्स ऑफ द लैंड। ओके, थर्ड जो हमारा ऑप्शन है वो है द अपरूटिंग ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड द एंड ऑफ सर्वडम। ओके, चौथा देख लेते हैं राइटिंग ऑफ ऑल पेजेंट डेट्स, यानी कि जितने भी किसानों की कर्ज हैं वो उनको माफ कर दिया जाए। तो ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। इसमें से जो मोस्ट प्लॉजिबल है वो ये है रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3। तो हमारा तेभागा मूवमेंट की बात हो रही है, ईयर है 1946 और रीजन है हमारा बंगाल। तो बंगाल में किसानों की मांग यानी शेयर क्रॉपर्स, यानी उस टाइम पे उन किसानों को कहा जाता है बरगरदार। तो बरगरदार्स की एक डिमांड थी लैंडलॉर्ड से, वो क्या थी कि जो 50% वो दे रहे हैं अपनी क्रॉप प्रोडक्शन का, उसको घटा के क्या कर दिया जाए 1/3 यानी 33% कर दिया जाए। तो ये एक्चुअल डिमांड थी जो हमारा तेभागा मूवमेंट हुआ था बंगाल में उसकी। तो कुछ उससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं हम। तो तेभागा मूवमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है, किससे बिलोंग करता है, बंगाल रीजन की बात है। अब किसने करवाया, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो बंगाल प्रोविंशियल कृषक सभा है, वो जो उसकी ब्रांच है उसने करवाया था। अब मैंने आपको डिमांड की बात बताई थी कि जो 50% हमारा जो रेवेन्यू रेट था उसको कम करके कितना करना है, 33% करना है। अब तेभागा का लिटरली नाम से ही पता लग रहा है किसी चीज़ के 3 भाग। किस चीज़ के 3 भाग, जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है उसके 3 भाग। अब इसका जो रिजल्ट रहा वो ये था कि जो हमारा वेस्ट बंगाल है उसमें तो ये मोर और लेस सक्सेसफुल हुआ, पर जो हमारा ईस्टर्न बंगाल यानी आज का जो बांग्लादेश वाला रीजन है उसमें उसको उतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई। दूसरा क्या है, रिपील ऑफ अनजस्ट लॉज। तो उस टाइम पे जो भी जो किसानों के फेवर में जो लॉज नहीं थी उनको क्या ख़त्म कर दिया गया। अब रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ रेवेन्यू, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ओरिजिनल मांग क्या थी कि जो 50% रेट ऑफ रेवेन्यू उसको कम करके 33 कर दिया जाए।
अब इसके बाद क्या होता है, तेभागा मूवमेंट एक सक्सेस के तौर पे सक्सेसफुल एक मूवमेंट बन के उभरता है। उसके बाद जो बंगाल लैंड रेवेन्यू कमीशन, जिसे हम फ्लाउड कमीशन भी कहते हैं, वो फैसले करती है किसके पक्ष में, शेयर क्रॉपर्स के पक्ष में। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है साइमन कमीशन से। तो साइमन कमीशन के बारे में क्या क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज, तो लोगों ने जो साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो उससे पहले हम साइमन कमीशन के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो साइमन कमीशन 1927 में एक कमीशन बनाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसका क्या काम था, प्राइमरी काम ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को उसको रिव्यू करना है, देखना है कि जितने भी प्रोविजंस उसमें थे वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुए हैं या फिर क्या खामियां हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की। तो ये इसका प्राइमरी काम था। अब ये 1927 में बनता है और 28 में इंडिया में आता है। तो पर ये जो है इंडियंस इसको पसंद नहीं करते हैं, इसका विरोध करते हैं। उसका जो सबसे बड़ा जो मेन रीज़न वो क्या है कि इसमें किसी भी इंडियन मेंबर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इट वाज एन ऑल राइट कमीशन, ऑल राइट मेंबर्स कमीशन। इसमें 7 जो मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स होते हैं। तो ये कारण बनता है किसका, प्रोटेस्ट का। तो साइमन कमीशन जब 1928 में इंडिया में आती है तो जगह जगह पे क्या करते हैं लोग, प्लकार्ड्स होल्ड करके जिस पे लिखा होता है साइमन गो बैक, उनको ग्रीट करते हैं ब्लैक फ्लैग से। और जगह जगह पे क्या है, प्रोटेस्ट होती है, स्ट्राइक्स होती है साइमन कमीशन के खिलाफ। तो ये तो हो गई साइमन कमीशन की बात। इसी से हमारा आंसर निकल के आ जाता है क्या, सी, देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन। तो पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द साइमन कमीशन बिकॉज देयर वाज नो इंडियन इन इट। अब साइमन कमीशन के बारे में हम कुछ बात जान लेते हैं। तो साइमन कमीशन को इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहते हैं। 1927 में बनता है, 28 में इंडिया में आता है। लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये ऑल वाइट मेंबर्स कमीशन होता है, इसमें किसी भी इंडियन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। पर इन सारे प्रोटेस्ट के बावजूद भी एक रिपोर्ट बनाता है जिसे 1930 में सबमिट करता है। उसमें कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं। क्या है वो रिकमेंडेशन, पहली रिकमेंडेशन है अबॉलिशन ऑफ डायरकी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो डायरकी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, साइमन कमीशन कहता है कि उसको खत्म किया जाए। दूसरा रिकमेंडेशन क्या थी कि एक फेडरेशन बनाया जाए जिसमें ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स को इंक्लूड किया जाए। और तीसरी रिकमेंडेशन क्या थी कि जो इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट का जो प्रोविजन है उसको भी कंटिन्यू किया जाए, यानी कि जो अभी कम्युनिटीज़ के लिए जो रिजर्व कैंडिडेट्स होते हैं, जो इलेक्टोरेट हैं, उसको भी कंटिन्यू किया जाए। और क्या है, ये जो जितने भी रिकमेंडेशंस हैं इन सब पे बातचीत करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होनी है। तो ये सारी क्या है इस साइमन कमीशन में की रिपोर्ट में बात की गई थी। अभी जो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो हम देख लेते हैं। वो है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। बहुत फेमिलियर सा टॉपिक है। क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू। तो क्या हुआ था कि गांधी जी को और अदर जो मेंबर्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उनको ज़रूरत पड़ गई थी एक मूवमेंट लॉन्च करने की जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्या है, कैबिनेट मिशन के रिस्पॉन्स में, क्रिप्स प्रपोजल्स के रिस्पॉन्स में या फिर साइमन कमीशन की रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में, या हमारा जो वेबल प्लान था। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, क्रिप्स प्रपोजल्स। तो क्या थे क्रिप्स प्रपोजल्स, हम देख लेते हैं। तो क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में। तो किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसमें अंडर द लीडरशिप ऑफ सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की लीडरशिप में ये बनाया गया था कमीशन। इसमें क्या था, ये भेजा इसलिए गया था ताकि जो इंडियंस हैं उनका साथ मिल सके। किस में, हम जानते हैं कि 1942 वो वाला टाइम है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सोल्जर्स की ज़रूरत होती है, इंडिया के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसके लिए क्या भेजा गया था, क्रिप्स मिशन इंडिया में भेजा गया था कि इंडियंस का जो है वो सपोर्ट हमें मिल जाए ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जिसके बदले में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ प्रोमिस किए थे। पहला क्या था, इट प्रॉमिस द डोमिनियन स्टेटेड टू इंडिया आफ्टर दी वॉर, कि जैसे ही वॉर खत्म होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, इंडिया को बाकी जो कॉलोनीज है उसके तर्ज पर क्या मिल जाएगा, डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। दूसरा क्या है, इट हैज़ अ प्रोविजन टू सेट अ कॉन्स्टेंट मेकिंग बॉडी एंटायरली कंसिस्टिंग ऑफ इंडियंस आफ्टर द वॉर। जैसे ही वॉर खत्म होती है वैसे ही एक क्या इंडियंस बना सकते हैं अपनी एक कॉन्स्टेंट असेंबली, जिसका क्या काम होगा, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना। और क्या है, द प्रोविंसेस विल हैव द राइट टू सेसेट फ्रॉम द फेडरेशन. There would be a choice to either accept the constitution or form their own.
अगला जो इसका प्रोविजन था वो ये था कि जितने भी प्रोविंसेस हैं, प्रिंसली स्टेट हैं, जिनको इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का बॉडी का पार्ट नहीं बनना है, वो खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो ये भी एक क्रिप्स प्रपोजल में एक बात कही गई थी। और चौथी बात क्या है, द वाइसरॉय विल कंटिन्यू टू हैव पावर्स एंड डिफेंस पोर्टफोलियो विल बी हेडेड बाय हिम अंटिल द वॉर एंड्स। जब तक कि वॉर खत्म नहीं हो जाती है कि जो वाइसरॉय की जो पावर है वो एज इट इज़ रहेंगी, और जो डिफेंस का पोर्टफोलियो है, जिसे हम आज के टाइम में मिनिस्ट्री कह सकते हैं, वो किसके अंडर होगी, वो वाइसरॉय के अंदर होगी। तो ये सारी जो बातें थी वो क्रिप्स मिशन में कही गई थी। तो अब इससे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को परेशानियाँ होती है, उसकी एक प्रोविजन है, वो क्या है कि यहाँ पर प्रोविंसेस को क्या दिया गया है, राइट टू सेसेड, यानी कि इंडिया को जो फेडरेशन या यूनियन बनेगा उसमें प्रोविंसेस के पास एक अधिकार दिया जाता है, वो क्या है, वो कभी भी इससे बाहर निकल सकते हैं। तो इससे किससे, इस प्रोविजन से किसको नाराजगी हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कि इंडिया को तोड़ने की बात इसमें कही गई है। गांधी जी ने क्रिप्स प्रपोजल के लिए एक बहुत फेमस स्टेटमेंट का यूज किया था, वो क्या था, गांधी जी ने क्रिप्स प्रपोजल को बताया था पोस्ट डेटेड चेक। क्यों बताया था, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, ना कि एक फुल्ली इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की। दूसरा क्या था, इसमें ज़्यादातर जो वादे हैं उसको बोला गया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगी तभी किया जाएगा। जैसे कि आप प्रोविजंस में देख रहे हैं, उसमें क्या था कि एक बार वॉर खत्म हो जाए, तो इसलिए गांधी जी ने क्रिप्स प्रपोजल को क्या बोला था, पोस्ट डेटेड चेक। अब आ जाते हैं मुस्लिम लीग पे। मुस्लिम लीग का क्या स्टांस था, तो मुस्लिम लीग ने इन प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि इसमें कोई भी क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं दी गई थी जिससे हमें पता लग सके, जिससे उन्हें पता लग सकता था कि एक सेपरेट स्टेट की बात की जा रही है, यानी कि इसमें कोई भी पाकिस्तान बनाने का, एक सेपरेट स्टेट बनाने का कोई भी प्रोविजन नहीं था। इसलिए इसको ऑफिशियली 7 अप्रैल 1942 को रिजेक्ट कर दिया था। तो इस तरह से जो क्रिप्स मिशन था वो क्या था, हमारा एक फेल्ड अटेम्प्ट था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है वो है होम रूल मूवमेंट से। तो क्या क्वेश्चन है, एनी बेसेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट। ओके, आगे देख लेते हैं हम, द फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी। अच्छा, और तीसरा जो स्टेटमेंट वो देख लेते हैं, वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये हम एज अ पर्सनैलिटी हम देख सकते हैं कि एनी बेसेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, उनका जो एक्टिविज्म है इंडिया में, पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो हम देख सकते हैं इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 और 3। इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है, यानी कि द फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी, तो एनी बेसेंट वाज नॉट द फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी। आगे देखेंगे किसने फाउंड की, तो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो एनी बेसेंट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि वो आयरिश फैमिली में पैदा होती हैं लंदन में, और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन जाती हैं और सपोर्टर होती हैं विमेंस राइट की बैक इन इंग्लैंड। अब क्या होता है, शी बिकेम अ मेंबर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी आफ्टर मीटिंग हेलेना ब्लावस्की इन 1889। तो हेलेना ब्लावस्की जो है, मैडम हेलेना ब्लावस्की, उनसे मिलती हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी की, फिर तब से मेंबर हो जाते हैं। ईयर कौन सा है, 1889। आगे बढ़ते हैं। थस कर्नल ऑलकॉट एंड मैडम एच.पी. ब्लावस्की फाउंडेड द थियोसोफिकल सोसाइटी एट न्यूयॉर्क इन 1875। तो यानी कि हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है उसका हमें एक्चुअल एक्सप्लेनेशन पता लग जाती है कि थियोसोफिकल सोसाइटी को कौन फाउंड करता है, कर्नल ऑलकॉट और मैडम एच.पी. ब्लावस्की। कौन सा ईयर होता है, 1875। तो शुरू में जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो होते हैं न्यूयॉर्क, और बाद में चल के ये मद्रास, जो आज की चेन्नई है, वहां पे एक जगह है अड्यार, अड्यार को हेडक्वार्टर बना देते हैं 1882 में। After joining the Theosophical Society, she became interested in ancient Indian philosophies and became an admirer of spiritualism as an idea. तो इंडिया की जो philosophies, जो हिंदू philosophies है, उसमें वो इंटरेस्ट दिखाने लगती हैं, और इस तरह से वहाँ पे उनकी जो जर्नी है वो एक स्पिरिचुअल टर्न ले लेती है। अब 1898 में उन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल और यूनिवर्सिटी, जिसे आगे चल के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहा गया, उसको फाउंड किया था। अब वो 1907 में क्या हुआ था, बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी हुज इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स वर लोकेटेड एट अड्यार मद्रास। जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अड्यार एक मद्रास में जगह है, वहाँ की वो प्रेसिडेंट बन जाती हैं थियोसोफिकल सोसाइटी की इन द ईयर 1907। अब आगे चल के देखते हैं 1916 में क्या होता है, वो होम रूल मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट करती हैं ऑन द लाइन्स ऑफ आयरिश होम रूल लीग्स। अब
इसके साथ साथ बाल गंगाधर जो तिलक होते हैं वो भी दूसरी लोकेशन पे होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में डिटेल में जब मॉडर्न इंडिया की बात होगी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात होगी, होम रूल मूवमेंट अलग से पढ़ाया जाएगा। अब 1917 में क्या होता है, शी बिकम्स द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट कैलकाटा। अब कैलकाटा जो सेशन होता है 1917 का, उसमें वो फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट होती है। याद कीजिए, इंडियन विमेन प्रेसिडेंट की बात नहीं हो रही है। अगर इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट की बात होती वो सरोजिनी नायडू होती हैं, पर यहाँ पर बात हो रही है पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो थी हमारी एनी बेसेंट। अब वो इसके अलावा दो जो वीकली न्यूज़पेपर्स थे, एक का नाम है कॉमनवेल्थ और दूसरा है न्यू इंडिया, इसकी एडिटर भी रह चुकी हैं। तो ये हुई एनी बेसेंट के बारे में बात। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी वो क्या थी। तो इल्बर्ट बिल, एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसमें क्या बात की गई थी, उसमें ये था कि जो इंडियन जजेस हैं उनको पहले अधिकार नहीं हुआ करता था कि वो जो यूरोपियन सब्जेक्ट्स हैं उनका ट्रायल ले सकें। तो इंडियन जजेस वर एक्चुअली एक्सक्लूडेड, वर नॉट अलाउड टू ट्राई दी यूरोपियन सब्जेक्ट्स। तो इसको बराबर करने के लिए, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए इल्बर्ट बिल लाया गया था। उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया, इंडियन जजेस वर नॉट अलाउड टू ट्राई द यूरोपियन सब्जेक्ट्स, हेंस द केसेस ऑफ डेथ एंड ट्रांसपोर्टेशन वर ओनली अलाउड टू बी हर्ड एट द हायर कोर्ट्स हेडेड बाय द यूरोपियन जजेस। तो यूरोपियन जजेस ही यूरोपियन सब्जेक्ट का डेथ और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितने भी केसेस है वो डील करेंगे। इंडियन जजेस को इजाज़त नहीं होगी। द देन वॉइसरॉय, उस टाइम पे जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड रिपन थे, उन्होंने ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया इस बिल को इंट्रोड्यूस करके इन द ईयर 1883। याद रखिए, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन सा ईयर था, 1883। अकॉर्डिंग टू विच नाउ इवन द सीनियर इंडियन जजेस could hear the cases involving Europeans in the सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट में जो इंडियन जजेस हैं, जो सीनियर लेवल के इंडियन जजेस हैं, अब उनको इजाज़त दे दी गई कि यूरोपियंस जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो ट्रायल्स है वो ले सकते हैं। पर इस बिल का जो है भारी विरोध होता है कहाँ पर, इंग्लैंड में, जिसकी जनता कहती है कि आप कोशिश कर रहे हैं जो कॉलोनाइजर और जो कॉलोनाइज लोग हैं उनको एक साथ लाने की। तो इसका जो है भारी विरोध होता है इंग्लैंड की जनरल पब्लिक के बीच में। अब क्या होता है, इसलिए इस बिल का जो डाइल्यूटेड वर्जन है, यानी कि इसका जो ये प्रोविजन है कि इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाएगा, उस प्रोविजन को डाइल्यूट किया जाता है और ये बिल फाइनली पास होता है 1884 में, और इसको जो प्रोविजन है इसको हटा दिया जाता है। तो ये थी हमारी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस जो 2013 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे गए यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अगले वीडियो में मैं डील करूँगी 2014 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेगमेंट से। थैंक यू।